लेकिन ये जो हादसा हुआ इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, कैसे लोग पहुंच गए। अभी एक साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा बॉर्डर भी पास कीजिए तो 2 लीटर शराब भी जो है कोई लेकर के दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता। फिर इतना ये हो कैसे जाता है? कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बरती गई है, कोई चूक हुई है, घटना घटी है, इससे लोगों के घरों पे मातम हुआ है और पूरे देश के लोगों को तकलीफ भी है। इस बात से इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की घटना को कोई समर्थन भी नहीं दे सकता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी हमको दिखी है। बृजमोहन जी, आप तो बहुत सेकुलर भी और सीनियर भी लीडर हैं, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, दुनिया में भी गए हैं। पहली बार इस तरह का आतंकवाद के बीच से ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव जो सेट किया गया कि धर्म पूछ कर, मतलब ये इसके पीछे क्या वो हिंदुस्तान में माहौल खराब, या यही कारण है कि वहाँ के आम आदमी ने इस बात को एहसास किया कि मुझे पीस के लिए खड़ा होना चाहिए, इसलिए जिंदाबाद, और वहाँ पे केंद्र जिंदाबाद का नारा लगा। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी में तो कुछ अच्छे तारीफ भी की वहाँ के कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के लोग जिस तरह से वहाँ सैयद आदिल हुसैन शाह जो है वो अपनी जान दे दी लोगों को बचाने के लिए। शिंदे साहब गए, उन्होंने 5 लाख दिया और घर भी देने की बात की। तो इस तरह, और बीजेपी से भी कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ की कि अगर वहाँ के लोग न होते तो हम मारे जाते, हमारे लोग और मारे जाते, इस तरह। लेकिन कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि साहब धर्म पूछ करके मारा, ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे बंगाल में हो रहा है। ये मतलब ये डबल इस तरीके की। ये जो चुनिंदा लोग हैं, इनको हम अपने सोच का आदर्श नहीं मान सकते। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा पहलगाम की। और पहलगाम के हवाले से आज हमने एक ऐसी शख्सियत से इस पूरे मसले पर बातचीत की है जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और चीफ स्पोक पर्सन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो इंचार्ज हैं। उनका नाम बृजमोहन श्रीवास्तव है। सेकुलर मिजाज रखते हैं, कश्मीर का चप्पा चप्पा छान मारा है। वो पहलगाम भी गए, वहां के लोगों से भी मुलाकात की। और जब ये दहशतगर्दाना हमला हुआ और कश्मीरी पहली बार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आए, तो इस पर बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा यह तो होना ही था, क्योंकि कश्मीर अब बदल रहा है, कश्मीर अब बदल चुका है, कश्मीर के लोग बदल चुके हैं। लिहाजा हमने उनसे बात की, उनसे बात यह की कि आखिर ये चूक हुई कैसे, ये हमला हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर ये हिंदू मुस्लिम और धर्म का नैरेटिव कैसे सेट किया गया, इसके पीछे कौन सी सियासत है। हमने बात की कि क्या सरकार, मोदी सरकार इस मसले पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाएगी या नहीं। हमने ये भी बात की कि क्या ये जो सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं, इसका कोई असर पड़ेगा या फिर ये हवा हवाई है। कुछ लोग जो सियासी कार्ड खेल रहे हैं, कुछ फिरका परस्त ताकतें जिस तरह से कश्मीरियों को और हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, ये कौन लोग हैं, ये किसकी ईमा पर आगे बढ़ रहे हैं, किस साजिश के नतीजे में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। हमने इस पर भी उनसे अच्छे बड़े सवाल किए हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जो हमने बातचीत की है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। बहुत बहुत खैर मकदम है बृजमोहन जी। मैं सबसे पहले पहलगाम के सिलसिले में पहली प्रतिक्रिया, पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा आपका? मुमताज भाई, ये जो घटना घटी है पहलगाम की, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे निर्दोष भारतीय पर्यटक वहाँ अपने परिवार के साथ गए थे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग लोग उनके साथ थे।
वहाँ जाकर उन निहत्थे लोगों पे जिनका कि कोई कसूर नहीं था, उन पे जिस प्रकार से आतंकवादियों ने आके गोली चलाई, जिस ढंग से उनको मारा, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है वहाँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मैं सोचता हूँ शायद पूरा देश इसकी निंदा भी कर रहा है, और उसकी घटना से हम सारे लोग मन ही मन में बहुत दुख भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल सच है। नहीं, तो कैसे मतलब वहाँ जिस तरह का एक अमन कायम हो गया था, टूरिस्ट बड़े पैमाने पे जा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? क्या इसके पीछे सियासत हो सकती है, खबासत हो सकती है, क्या सकता है इसके पीछे? देखिए कि ये बात सच है कि पिछले लगभग 5-7 सालों से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ऐसे फैसले लिए जिसने जम्मू कश्मीर के आम आदमी के जीवन में खुशहाली पैदा कर दी। मैं चूंकि जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी हूं और वहां मैंने अपनी पार्टी को उम्मीदवार भी खड़े किए थे, और इस दौर में मेरा वहां बहुत जाना आना हुआ। मैंने वहां ये पाया कि एक आम आदमी ने इस बात का एहसास किया कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है। उसने इस बात का एहसास किया कि शांति का मतलब क्या होता है, और उसने इस बात का भी एहसास किया कि इन दोनों चीज़ों से जीवन में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन चाहे आर्थिक रूप से मजबूत होने का हो, चाहे एक आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, इस बात को वहां पर लोगों ने महसूस किया। मैं 2023 फरवरी में, मतलब मैं बीच में रोकना चाहता हूं, क्योंकि जब 370 हटी तो उसको बहुत इशू बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग बहुत खुश थे, और चूंकि आप वहाँ पे, मुझे मालूम है कि आपने बड़े दौरे किए हैं, और दौरे हवाई नहीं किए बल्कि आपने पैदल यानी घर तक लोगों के घर तक गया हूँ। जी, मैं तो इसीलिए मतलब उस हवाले से हमें बताइएगा कि 370 कहाँ स्टैंड करता है और वहाँ के लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, जो मैंने महसूस किया वहाँ, चूँकि मैं बहुत लोगों से मिला, और मिलने के साथ ही साथ चूँकि मैं जम्मू कश्मीर को राजनीतिक रूप से भी देख रहा था, सामाजिक रूप से भी देख रहा था, मैं ये भी जानना चाहता था कि सरकार की नीतियों से वहाँ बदलाव क्या हुआ है। तो मैंने उन सारे पहलुओं से उसको जब बहुत देखा तो मुझे समझ में ये आया कि वहाँ 55 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जिन्होंने कि 370 के बारे में या 370 का लाभ उठाया था, वो लोग सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे। लेकिन उससे कम उम्र के जो लोग थे, जिन्होंने 370 है या नहीं, इसका कोई फायदा उनको ना फायदा मिला था ना नुकसान मिला था, वो लोग इस बदलाव से जरा से भी प्रभावित नहीं थे। मेरी जब उन लोगों से बात हुई तो कई लोगों ने मुझे बोला कि साहब, जब 370 था हम तब भी ऐसे ही जी रहे थे, और जब 370 हट गया हम तब भी वैसे ही जी रहे, तो हमारे जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 55 साल से कम उम्र के जो लोग थे, यानी ये कह लें कि जो नई नस्ल की एक तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक तो वो नस्ल जो 55 से नीचे है, जो रोजगार से और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, तो वो हिंदुस्तान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। वो मैं आपसे कहना चाह रहा था जी कि उस उम्र से नीचे के जो लोग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे जीवन में 370 के हटने के बाद भी कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे कि हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही। तो उनकी निगाह में वो 370 का रहना और 370 का हटना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन उन्होंने जो एक चीज महसूस की कि इसके बाद जो उनको वहाँ पे सुरक्षा के कारण जो उनका मूवमेंट होता था, रात को मैं एक बर्फ गिर रही थी, ये 2023 फरवरी की बात है, तो चूंकि 3 रोज से मैं लगातार कमरे में बैठ के लोगों से मिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना बाहर निकल के थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले लूं। जब मैं बाहर गया, रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे की बात थी, तो मुझे बड़ा अजीब ये लगा कि वहाँ बहुत सारे स्थानीय लोग, लोकल लोग, बीवी बच्चों के साथ, बुजुर्ग लोग वहाँ चहलकदमी कर रहे हैं गिरती बर्फ में।
तो ये वो कश्मीर था जिसमें शाम को 6 बजे के बाद लोग सड़क पे नहीं दिखते थे। तो आखिर क्या कारण था कि वो लोग वहां पर इस ढंग से घूम रहे थे? उनमें ये जो आत्मविश्वास आया था, ये इसलिए आया था कि वहां पर उनको लगता था कि हम सुरक्षित हैं, और दूसरा उनको लगता था कि अब हमको कश्मीर को शांत देखना है, क्योंकि इसकी अशांति ने वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मैं और चीज़ों पे बात करूंगा बृजमोहन जी, लेकिन ये कि चूंकि बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ के लोग अपने आप को सिक्योर और काफ़ी डेवलपमेंट, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, कैसे लोग पहुँच गए। अभी एक साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा बॉर्डर भी पास कीजिए तो 2 लीटर शराब भी जो है कोई लेकर के दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता। फिर इतना ये हो कैसे जाता है? कहाँ पे वहाँ पे, चूंकि आप गए हैं, मैं उस तरीके से कि कहाँ पे चूक होने के इम्कान होते हैं। देखिए, ये जो यहाँ ये घटना घटी है, मैं इत्तेफाक से वहाँ पर भी गया हूँ। जी जी जी। तो वहाँ एक तो पूरा पहाड़ी एरिया है, दूसरा रोड से वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत दूर है, तीसरी बात यह है कि वहाँ पर बहुत घने जंगल है। मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों का फायदा इन लोगों ने उठाया, और जैसा कि केंद्र अभी जो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बरती गई है, कोई चूक हुई है, उसके कारण ये हुआ है। घटना घटी है, इससे लोगों के घरों पे मातम हुआ है, और पूरे देश के लोगों को तकलीफ भी है इस बात से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इस प्रकार की घटना को कोई समर्थन भी नहीं दे सकता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी हमको दिखी है, और वो आशा की किरण ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर में उस दिन लोगों ने मन से खाना नहीं खाया। बिल्कुल, चूल्हे नहीं जले, लोगों के यहाँ पे चूल्हे नहीं जले। परिवारों में ऐसा लग रहा था कि ये जिन लोगों की हत्या हुई है, जैसे वो कश्मीर के किसी परिवार का हिस्सा है जिसकी हत्या हुई है। लोगों के घर पे मातम का माहौल था, और उसी दिन जिस दिन ये घटना घटती है, उसी दिन शाम को पहलगांव में वहाँ के सैकड़ों लोगों ने निकल के कैंडल मार्च किया, वहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और बहुत विश्वास के साथ वो सामने थे देश के लिए। तो ये इसलिए हो पाया कि आदरणीय अमित शाह साहब ने, मैं मतलब इसकी पूरी क्रेडिट, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ, इसकी पूरी क्रेडिट आदरणीय अमित शाह साहब को जाती है, जिन्होंने वहाँ पर लगातार ये कोशिश की कि वहाँ पर लोग सुरक्षित रहें। वहाँ उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि वहाँ पर लोगों को इस बात का एहसास हो कि शांति का तात्पर्य क्या होता है, और उनकी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वहाँ के एलजी आदरणीय मनोज सिन्हा साहब ने किया। वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन सारी चीज़ों ने वहाँ के आम आदमी के दिल में इस बात का एहसास कराया कि वो एक छोटे से किसी स्टेट के हिस्सा नहीं है, वो एक बहुत बड़े भारत देश के हिस्से हैं। और वहाँ पर उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि जिस प्रकार से वहाँ की अशांति को भंग करने के काम पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, इसको उन्होंने महसूस किया, और इसीलिए वहाँ पे जो नारा लगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कश्मीर के आदमी ने दिल से नारा लगाया है। पहली बार मुझे ऐसा लगा, आज़ादी के बाद पहली बार। और मैं उनके उस नारे के बाद में पक्के तौर से कह सकता हूँ, अब कश्मीर में कोई भी ताकत आ जाए विदेशी, वहां पर अब आतंकवाद पैदा नहीं कर पाएगा कोई। नहीं, ये बिल्कुल महसूस किया गया, लेकिन कुछ लोग इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, अभी आपने सुना होगा कि आगरा से, कुछ और मकामात से, चंडीगढ़ से इस तरीके की घटनाएं आ रही, कश्मीरी बच्चों को मारा जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है इस तरीके से, और मतलब हिंदुस्तानी या कश्मीरी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना और उसके लिए दोषी करार देना, कहाँ तक ये कौन लोग हो सकते हैं जो ऐसा कर? देखिए, कुछ चुनिंदा ऐसे बीमार दिमाग हो सकते हैं जो इस ढंग का सोच रहे हों। बाई एंड लार्ज इस मुल्क में लोगों ने बिल्कुल सही इस मुद्दे पे पूरी तौर से सकारात्मक होकर सोचा है। केंद्र सरकार भी इस बात को बहुत करीब से महसूस कर रही है कि ये जो परिवर्तन आया है, हम इस परिवर्तन की धारा को रुकने ना दें। और इसीलिए आप देखिए कि जिस दिन ये घटना घटती है, बगैर देरी किए
देश के गृह मंत्री तत्काल जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने एक आम आदमी को इस बात का एहसास कराया कि एक गार्जियन के रूप में हमारा गृह मंत्री कश्मीर की जमीन पे है, अब कुछ नहीं होगा। ये एहसास इस बात का सबूत है कि वहाँ जो केंद्र सरकार चाहती थी, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ थी, उसको वहाँ पर जन समर्थन मिला है। देखिए कि आतंक को आप गोली से नहीं रोक सकते, कितनी भी आप मिलिट्री लगा दीजिए, कितने भी आप लोगों को लगा दीजिए, जब तक कि वहाँ की आवाम इस बात को ना चाहे कि हमको शांति चाहिए। कश्मीर के आम आदमी ने इस बात को महसूस किया है कि हमारे राज्य में शांति होनी चाहिए, ये हमारे आने वाली नस्लों के काम आएगी, हमारे खुद के हम लोगों को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। यही कारण है कि वहाँ के आम आदमी ने इस बात को एहसास किया कि मुझे पीस के लिए खड़ा होना चाहिए, इसलिए जिंदाबाद और वहाँ पे कैंसर लेकिन जिंदाबाद का नारा लगा। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी में तो कुछ अच्छे तारीफ भी की वहाँ के कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के लोग जिस तरह से वहाँ सैयद आदिल हुसैन शाह जो है वो अपनी जान दे दी लोगों को बचाने के लिए। शिंदे साहब गए, उन्होंने 5 लाख दिया और घर भी देने की बात की। तो इस तरह, और बीजेपी से भी कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ की कि अगर वहाँ के लोग न होते तो हम मारे जाते, हमारे लोग और मारे जाते इस तरह। लेकिन कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि साहब धर पूछ करके मारा, ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे बंगाल में हो रहा है। ये मतलब ये डबल इस तरीके की। ये जो चुनिंदा लोग हैं इनको हम अपने सोच का आदर्श नहीं मान सकते, और वो भी सीख जाएंगे, वो भी समझ लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि पहले दिन के बाद में और आज के बाद में बहुत फर्क आया है। लोगों ने पहली बार इस बात का एहसास किया कि कश्मीर के लोग पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ, पूरे देशभक्ति के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है। और यही कारण है कि जो इस ढंग की बात कहने वाले लोग थे वो धीरे धीरे सिमट गए। आज वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पा रहे हैं जो इसके सकारात्मक पक्ष को देश के बीच में रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे चुनिंदा घटनाओं को यदि अपन छोड़ भी दें तो बाई एंड लार्ज इस देश ने, कश्मीर की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से इसको महसूस किया है। अब इसमें एक बहुत, और जो आपने एक प्रश्न पूछा था कि इसका मोटिव क्या है। हाँ, मोटिव मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जिस प्रकार से कश्मीर में बदलाव आया, हुकुम वतनी पैदा हो रही थी, जैसे हाँ, हम कह सकते हैं। अपने आप एक हुकुम वतनी के साथ साथ एक जोश, एक जज्बा जो पैदा हुआ, इस बात ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान कर दिया। क्योंकि वहाँ पे अब आदमी के पास, जैसा कि आप देखिए कि अभी आंकड़े हैं इस प्रकार के कि इस पिछले साल में करीब 2 करोड़ से ऊपर वहाँ पे पर्यटक पहुंचे। करीब 12,000 करोड़ रुपए वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है पर्यटन से। तो वहाँ की पॉपुलेशन तो 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में 12,000 करोड़ अगर वहाँ पहुँच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि समृद्धि कितनी तेजी से वहाँ पे बढ़ी है। पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और वो ये चाहता है कि वहाँ के लोगों के हालात को फिर से वो कमज़ोर करें, आर्थिक रूप से वहाँ के लोग कमज़ोर हों। और जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो फिर आदमी पैसे के लिए कई तरह की कोशिशें करता है। वहाँ पाकिस्तान को फिर ये मौका मिलता कि उसका फ़ायदा उठाकर लोगों को पैसे देकर वो फिर से बरगलाने का काम करता है, जो अब काम वो नहीं कर पा रहा। बृजमोहन जी, आप तो बहुत सेकुलर भी और सीनियर भी लीडर हैं, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, दुनिया में भी गए हैं। पहली बार इस तरह का आतंकवाद के बीच से ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव जो सेट किया गया कि धर्म पूछकर, मतलब ये इसके पीछे क्या वो हिंदुस्तान में माहौल खराब, या वो मैंने कहा ना कि वहाँ कश्मीर और कश्मीरी आदमी जब से संपन्न हुआ है, जब से उसकी जेब में पैसा आया है, जब से उसके चेहरे पर रौनक आई है, इसने पाकिस्तान के लोगों की रौनक बिगाड़ दी। और उन्होंने इस बात को कहकर एक तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश की जैसे कि ये कोई मामला हिंदू और मुसलमान के बीच का है, जबकि हिंदू मुसलमान के बीच का मामला नहीं है, ये 2 देशों के बीच का मामला है, ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है। क्योंकि उन्होंने हमारी सीमाओं में आके हमारे ऊपर अटैक किया है, तो ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। वो लोग चाहते थे कि इसको हम किसी रंग से हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करें, जो नहीं हो पाया। आदिल ने जिस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगाई, उसने वहां पे उन लोगों को रोका, तो ये क्या कहता है? ये यही बात कहता है कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से वो लोग ये नजरिया लेके आए थे
लेकिन कश्मीर के लोगों का, इस देश के लोगों का नजरिया ये नहीं था। और इसी बात से परेशान होकर उन्होंने शायद ये तैयारी की है कि किसी ढंग से हम वहाँ पर जो एक इकोनॉमिकल, जो आर्थिक रूप से जो करवट बदली है कश्मीर ने, आज कश्मीर का चेहरा पूरा बदल चुका है, वहाँ पे आदमी संपन्न हुआ है। इसलिए अब पाकिस्तान वहाँ पर अपनी मन मर्जी नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान चाहकर भी वहाँ अपने ढंग से लोगों को बरगला नहीं पा रहा। वो ये चाहता है कि, शायद मेरे को ऐसा लगता है, वो ये चाहता है कि किसी ढंग से वहाँ पर फिर से आर्थिक विपन्नता आए, गरीबी आए, जिससे उसको अपना खेल करने का मौका मिले। मैं इस मौके पे ये मान के चलता हूँ कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको निश्चित रूप से आदरणीय अमित शाह साहब जानते होंगे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति को हमको रुकने नहीं देना है। इसलिए हमें बहुत ताकत के साथ इस बात को लोगों के बीच में कहना होगा कि वहाँ आदमी सुरक्षित है। ये घटना जो घटी है, इसके बाद अब वहाँ पे कोई घटना नहीं घट पाएगी। जब तक हम ये संदेश स्पष्ट रूप से भारत सरकार नहीं देगी, तब तक वहाँ पर फिर से जो पर्यटन के माध्यम से वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होना शुरू हुई थी, उसको हमको कंटिन्यू रखना है। अगर वो कंटिन्यूटी में बनी रहेगी तो आप मान के चलिए, मतलब डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, वरना तो ये तो बड़ा फिर उनको मौका मिल जाएगा। क्योंकि आदमी जब गरीब होगा, जब खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर निश्चित रूप से वो उन लोगों की बातें मानने के लिए मजबूर भी हो सकता है। आखिरी दो सवाल, एक तो ये कि जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान के ताल्लुक से सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं, नंबर एक, और आने वाले दिनों में फिर से कश्मीर को आप कैसा देखेंगे? देखिए कि पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले दे दूं। आने वाले दिनों में मुझे कश्मीर आज से भी ज्यादा बेहतर दिखता है। यानी अब तो साबित हो गया कि कश्मीरी हिंदुस्तान साथ पूरी तरीके से है, पूरी तो कॉन्फिडेंस तो और बढ़ना चाहिए। और कश्मीर हमारे देश का जो जिसे मुकुट बोलते हैं कश्मीर, तो वाकई वो मुकुट के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि वहाँ के आवाम ने ठान लिया है अब वहाँ पर हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि को होने नहीं देंगे, और हम पूरी ताकत के साथ, मुल्क के साथ मिलकर काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। तो मुझे तो जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में बहुत समृद्ध राज्य के रूप में दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे पूरा विश्वास हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर है, जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से इस बात को ध्यान में रख के कश्मीर की तरफ पूरा फोकस किया हुआ है। दूसरा, जो पाकिस्तान के ऊपर जो भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, ये बेहद जरूरी फैसले हैं, बल्कि और इन फैसलों से भी कड़े अगर कोई फैसले लेना पड़े तो लेना चाहिए। इसलिए कि भारत की आम जनता इस घटना के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है, और उसके मन में भी ये आता है, लेकिन इस मौके पे हमारी सरकार को ताकत के साथ इसका जवाब देना चाहिए। अपोजिशन कह रही है तो हवाई है, कुछ इसमें है नहीं, जैसे सिंधु संधि जो है उसको कह रहे हैं कैसे पानी बंद कर दे, ये सब तो कह रहे हैं कोई इसमें। ठीक है, देखिए उनका कहना शायद इसलिए है कि वो सरकार की सफलता से और कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ के नागरिकों ने ये तय कर लिया कि हमको अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं खेलना, तो वो ये विपक्ष के हाथ से बाहर निकल गए। इससे परेशान होकर विपक्ष इस प्रकार की बात कर रहा है। ये बात सच है कि किसी भी सरकार के पास दूसरे मुल्क से के ऊपर जब हमको कोई कार्रवाई करनी है तो बहुत सारे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, वर्ल्ड बैंक से दूसरे देशों का भी उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। इन सारी बातों को सोच समझ के भारत सरकार बेहतर फैसले लेगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार कड़े फैसले लेने से चूकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। क्या स्पेशल कपिल सिब्बल ने कहा कि एक खुसूसी इजलास पार्लियामेंट के बुलाना चाहिए, क्या आप महसूस करते हैं? ठीक है, अब कपिल सिब्बल साहब का अपना अनुभव है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मौका इस समय जो केंद्र की कैबिनेट कमेटी है उसको फैसला लेने के लिए ज़्यादा अपने को प्रेरित करना चाहिए। एक बार जब फैसले हो जाएं उसके बाद फिर पार्लियामेंट बैठ के बहस कर सकती है कि और क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हाल में तत्काल लोगों के जो नाराज़गी है या लोगों के दिल में जो पाकिस्तान को लेके एक गुस्सा हुआ है, इस गुस्से को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अभी तेजी से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरी में आप क्या अपील करना चाहेंगे जो कश्मीरी अवाम है? हालांकि कश्मीरी ने अब तो मुसलमान भी कई जगह टारगेट हो रहे हैं,
खबरें आ रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे और सरकार भी इस पे क्या एक्शन उसको लेना चाहिए देखिए, कि माहौल खराब ना हो? देखिए, इस मौके पे मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कश्मीर के आम नागरिक को कि आप लोग पूरी बहादुरी के साथ बेझिझक हमारे इन मुद्दों पर जो पाकिस्तान हमारे खिलाफ करना चाहता है उसका भरपूर विरोध करिए। वो लोग सारे, पूरा कश्मीर पूरी तौर से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे। अगर किसी भी हमारे साथ किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है, कुछ परेशानी होती है, तो हम लोगों तक वो अपना संदेश पहुंचाएं। आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने कक्ष में एक कॉल सेंटर बनाया है, उसका टेलीफोन नंबर भी हम लोगों ने पब्लिक में भेजा है। हमारी जो प्रदेश की जो इकाई है उन्होंने भी अपना कॉल सेंटर बनाया है जहाँ पर कि कोई भी आदमी अपना टेलीफोन कर सकता है, जानकारी दे सकता है। हम लोग हर मिनट कश्मीर की जनता के साथ हैं। कभी भी उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनसे दूर हैं। माना कि हम दूर बैठे हैं लेकिन हम उनके इस सारे मामले में उनके साथ जुड़े हुए हैं और जिस भी स्तर पर हम लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगी वहाँ पे शांति बहाली के लिए, वहाँ के आम आदमी के रोजगार के लिए, वो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।